just to share that we've just got a stay on the completely illegal and unconstitutional Kavar Yatra order, which UP had started, Muzaffarnagar police, and then parts of Uttarakhand and extended to the whole state of UP. And it was requiring all shops and establishments along the Kavar Yatra route to say that the names of the owners and the staff of the establishment. And this was leading to religious discrimination, and we have filed against it. We have just got, Supreme Court has just stayed it completely. All the directives have been stayed, and there is no requirement of any eatery to have to display the names of their owners or display the names of their staff. And so it's a great victory. It's a great victory for the Constitution. It's a great victory for all the people of India. नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद जो उसने कांवड़ यात्रियों के मार्ग में जाने के लिए जो रास्ते पर जो दुकानदारों का नाम और ये सब सारी चीज़ें लगाने संबंधी जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था उस पर रोक लगा दी। साथ ही साथ ये रोक उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों पर भी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की देखा देखी उन लोगों ने भी इसी किस्म का आदेश कि दुकानों पर लोग अपना जाति धर्म ये सब भी लगा के बेचे, बताओ नाम हो, ये सब पे रोक लगा दी। अब एक बड़ी, सबसे पहले तो इस बात को आगे शुरू करने के पहले मैं एक बात कहूँगा। मुझे याद है बचपन में हम लोग तीर्थ यात्रा पे गए थे, हमारे मेरे माँ बाप और मैं और हम 3 बच्चे थे, सब लोग गए थे। तो उस ज़माने में भी तीर्थ यात्रा में, चूँकि तीर्थ यात्रा पे गए थे वो लोग, तो जो संभव एहतियात बरतते थे वो लोग बरत रहे थे। दुकानों पर जो आवश्यक पूछताछ थी वो भी कर ले रहे थे कि भैया यहाँ क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, ये सब सारी बातें। उत्तर प्रदेश का वो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था, जो मुजफ्फरनगर और क्या नाम है हरिद्वार और इन सब रास्तों में जहाँ से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, उसमें जो आदेश था कि सारे के सारे दुकानदार अपने रेहड़ी उसके सामने ये सब अपना नाम है ये सब भी लिखे। ये सब आदेश जो था ये सबसे जो जिस समय दिया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि नाम और ये सब लिखने वाली जो बात थी, ये आदेश ही बदनीयती से दिया गया था। जिस दिन से आदेश दिया गया उसी दिन से लोग समझ रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और भारत में भी हारी है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उसका तगड़ा झटका लगा है। बासी कड़ी में उबाल लाने के लिए फिर से इस किस्म की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई रास्ता है ही नहीं, उनके पास और कोई वही नहीं, इशू ही नहीं है। इकोनॉमिक इश्यूज़ पे उससे फेल कर गए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बारे में उनकी जानकारी है नहीं। लय है कि वही धार्मिक सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला है, उनके पास एक इशू रह गया है। उसी चीज़ को उन्होंने फिर से प्रयोग करना चाहा उस हरिद्वार वाले कांवड़ वाले मार्ग पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। और बस ये कहा है कि सारी दुकानों पर जो है ये लगा दिया जाए कि उन दुकानों पे क्या बिकता है। वो बात समझ में भी आती है, दुकानों पर आपने अगर ये लगा दिया कि भाई यहाँ क्या क्या बिकता है, ये तो बात ठीक समझ में आती है। लेकिन है कि वहाँ नाम और ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है। नाम लिखवाने का और इसका सबका मतलब ही सीधे सीधे कि आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो मतलब वो आज मतलब एक तरीके से एक संकेत सा दे दिया गया है कि आप लोग झगड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब ये बहुत दबी छुपी बात नहीं है कि किस तरीके से दंगे फैलाए जाते हैं। वहाँ कॉमन मैन अगर नहीं भी ये सब कुछ करेगा तो पता चला कि कहीं से बाहर से स्पॉन्सर्ड दंगाई भेज करके भी दंगे कराए जा सकते हैं। दंगे को ये पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है, सब जानते हैं। स्थानीय मार्ग पे, स्थानीय जगहों पे कभी स्थानीय लोग दंगे नहीं करते हैं, बाकायदा स्पॉन्सर्ड दंगाई भेजे जाते हैं जो दंगे करते हैं। उसके बाद जो होता है वो सब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। ये कि पूरा का पूरा जो आदेश था ये इसी मतलब मसलहत से किया गया था। वो तो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को समझा और उस पर रोक लगा दी। अब एक बात यहाँ पे और बता दें, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि रोक लगा दी है, इसलिए जो आसन्न खतरा है वो फिलहाल निपट चुका है। अब जैसा मैंने बताया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आजकल इनके यहाँ मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम क्षेत्रीय छत्रप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तीनों मिलकर मंथन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसमें मंथन करने जैसी कोई बात नहीं है। सीधे बात है कि इकोनॉमिक मोर्चे पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई और सांप्रदायिक जो द्वेष फैलाया गया 10 साल में, उससे लोग समझ गए कि इससे कोई बहुत खास लाभ नहीं होने वाला है। शुरू में ऐसा हुआ कि जो सांप्रदायिक द्वेष की चूँकि जड़ें हिंदुस्तान में अभी भी हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं है, उससे आनंद तो बहुत आया लोगों को। लेकिन कालांतर में लोगों ने जब ये देखा कि इससे तो दोनों ही पक्ष मारे जा रहे हैं,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे जो भाई गैस का सिलेंडर महंगा हुआ तो ऐसा तो था नहीं कि खाली मुसलमान ही उससे आप प्रभावित हो रहे थे, हिंदू भी प्रभावित हो रहे थे। और जब किसी इलाके में अनरेस्ट फैला तो जो कर्फ्यू लगा, ये सब सारी बातें हुई, तमाम हिंदू भी उसमें मारे गए दंगे में। तो ऐसा तो है नहीं कि खाली मुसलमान ही मारे जा रहे थे, ये सब सारी चीज़ें हो गई। उसका जो नतीजा निकला और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार, और इन सब कामों को करते करते इतनी अहमन्य हो गई थी ये सरकार कि अपनी अहमन्यता में क्या नाम है वो इस बार 400 पार का नारा लगा था। उनको लग रहा था कि इस बार भी हम इसी तरीके से लोग बेवकूफ़ बनेंगे, हमको वोट दे देंगे, लेकिन लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और इनको अपनी औकात पे ला दिया। अब इनके फ़िलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को चलाया जाए। और चूंकि इनको कुछ और आता भी नहीं इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के अलावा, इसलिए फिर वही हरकत शुरू कर दी गई जिसको कहते हैं बासी कड़ी में उबाल, कि हम फिर यही हरकत करेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ दंगा फैलेगा ही, अनरेस्ट फैलेगा ही, उसके आधार पर रोटी सेकी जाएगी, कुछ किया जाएगा। लेकिन ये बात समझ लें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब मामला जो है काफ़ी कुछ लोग समझ गए हैं। फिलहाल अभी निकट भविष्य में तो क्या बल्कि थोड़ा दूर भविष्य में भी ये सांप्रदायिक विद्वेष वाली रणनीति नहीं सफल होगी, इसको जान लें और इकोनॉमी पे ध्यान कंसंट्रेट करें। अभी भी सरकार तो फिलहाल इनकी है ही, और इकोनॉमी पर मैं अभी इसे कह दे रहा हूँ कि ये कंसंट्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। और जो जानकारी वो बस केवल उतनी सी है कि अडानी अंबानी मार्का सेठियों के फेवर में हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी का मुँह उधर मोड़ दिया जाए। ऐसे में जो इकोनॉमिक स्तर पर फिर जो नया विद्वेष फैलेगा, वो विद्वेष इस क्या नाम है मत की सरकार पर भी भारी पड़ेगा। इतना बता के मैं बात ख़त्म करूँगा, देखते जाइए यही होना है। और उसके बाद फिर ये लोग एक बार सांप्रदायिक विद्वेष को लगातार बीच बीच में फैलाने की कोशिश करते रहेंगे, इसके लिए भी कॉन्शियस रहिए, मैं कह रहा हूँ। और रह गई बात संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, तो इन लोगों की जो बातें हैं वो उन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये सब ऐसी अनर्गल बातें करते रहते हैं। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी अपनाइए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। कहते हैं ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया।